जी बेटा, आप आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज जो है वो हमारा एक टॉपिक जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप लोगों ने छोड़ना नहीं है, ठीक है। 5 से 10 नंबर का सवाल इसमें से आ जाता है, एमसीक्यूज भी आ जाती है और डिस्क्रिप्टिव भी आ जाता है। थोड़ी सी हम इसकी बेस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम इसके पास पेपर्स के क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। सबने मेरे ख्याल में ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। जॉब ऑर्डर कॉस्ट। बेटा, अब तक मेरे ख्याल में आप लोग के एक तो मैन्युफैक्चरिंग वाला हो गया है, कॉस्ट बिहेवियर वाला हो गया है। इसके अलावा हम लोगों ने मटेरियल के अंदर मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ा था, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और वेरिएंसेस को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हमारा जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है ना वो स्टार्ट, ठीक है। अच्छा जी। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है बेसिकली? जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर यहाँ पर जो आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, बेसिकली आपका क्या होगा, जो आपने आपको याद होगा कि इससे पहले मैंने आपको स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाना सिखाई। मतलब वहां पर हम कैलकुलेशंस कर रहे थे, एक स्टेटमेंट होती थी और उससे जो है वो कैलकुलेशन करके और वैल्यूज जो है वो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हम फाइंड आउट किया करते थे। तो उसके अपने पास पेपर्स के भी क्वेश्चंस किए थे। आज जो है बेसिकली जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग क्या है कि वही कैलकुलेशंस है सारी की सारी, वही कैलकुलेशंस है सारी की सारी, लेकिन आपने इसमें यहाँ पर क्या करना होता है, इसको जर्नलाइज करना होता है, यानी कि रिकॉर्ड करना होता है, जर्नल जर्नल रिकॉर्ड करना होता है, जर्नल जर्नल। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, ये इसका फीचर ये है कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो जॉब से रिलेटेड होती है। यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है जॉब से रिलेटेड होती है। आप याद रखिएगा, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग को आप डील कर रहे हो। दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग को आप डील कर रहे हो, तो एक होता है प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम और एक होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सिस्टम। प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम इससे अगला चैप्टर हमारा है, जो कि वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है जरा समझने की कोशिश कर। एक काम ये होता है, जैसे कि आपने ये देखा होगा, बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं, आपने सुना होगा, या बड़ी बड़ी व्हीट इंडस्ट्रीज हैं, या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे कपड़ा बन रहा होता है या जहां पे शुगर बन रही होती है, जहां पे आटा बन रहा होता है। ये जो काम कर रहे होते हैं ये कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं कर रहे होते। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फिर भी आप कह लो कि वहां पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन होती है, ऑर्डर्स आते हैं तो फिर हम काम करते हैं। लेकिन आपकी जो अगर स्पेसिफिकली आ जाओ ना, आप किस पर, आप स्पेसिफिकली आ जाओ इस पर, शुगर मिल्स के ऊपर। तो यहाँ पर होता ये है कि जब हम वेट नहीं करते कस्टमर का कि कस्टमर आएगा तो हम शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, बल्कि आपका काम प्रोसेस के अंदर होता है। आप शुगर बनाए जा रहे होते हो, आप शुगर बनाए जा रहे होते हो और उसको मार्केट के अंदर क्या कर रहे होते हो, सेल कर रहे होते हो। आपकी प्रोडक्ट ही इस नेचर की होती है, आपकी प्रोडक्ट इस नेचर की होती है कि जहां पर आपको कस्टमर स्पेसिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। कि कस्टमर आपसे ये डिमांड नहीं करेगा कि मुझे शुगर इस तरह की चाहिए, इस शेप में चाहिए। कस्टमर को शुगर चाहिए होती है तो वो आपसे शुगर लेकर चला जाता है। तो आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं बन रही होती। आपकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट इस तरह का होता है, आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट इस तरह का होता है कि जिसमें कोई स्पेसिफिकेशन की जरूरत ही नहीं होती।
तो वहां पर जो अकाउंटिंग यूज होती है उसको हम कहते हैं प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम, जहां पे 24 आवर्स आपकी प्रोडक्शन हो रही होती है। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में क्या होता है, यहाँ पर आप कस्टमर का वेट करते हो। कस्टमर आपको अपनी स्पेसिफिकेशन बताता है, आपको ऑर्डर देता है कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चीज चाहिए, इस तरह की चीज चाहिए। तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग करना जो है वो क्या करते हो, स्टार्ट करते हो। मैन्युफैक्चरिंग करना जो है वो आप स्टार्ट करते हो। तो यहाँ पर जो सिस्टम यूज होता है वो सिस्टम यूज होता है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। यानी कि यहाँ पर हमें कोई जॉब ऑर्डर होगी और फिर हम उसकी क्या करेंगे, कॉस्टिंग करेंगे। जैसे इसमें बेस्ट एग्जांपल आती है, अगर आप प्रिंटिंग वाली साइड पे चले जाओ। जैसे मुझे अगर लेट्स सपोज विजिटिंग कार्ड जो है वो प्रिंट करवाना है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं जब जाऊंगा विजिटिंग कार्ड प्रिंट करवाने के लिए तो मेरे विजिटिंग कार्ड जो है वो प्रिंट होकर बने हुए रखे हुए होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं जाऊंगा, मैं ऑर्डर दूंगा उसको, क्योंकि जो मेरा कार्ड है वो किसी और के काम का नहीं है, वो सिर्फ मेरे काम का है। क्योंकि उसमें मेरा नाम है, मेरा फोन नंबर है, मेरी ईमेल आईडी है, मेरा डेजिग्नेशन है, तो वो किसी और के काम में नहीं आ सकता। तो मैं एक जॉब ऑर्डर करूंगा, फिर मेरी उस जॉब से रिलेटेड वो क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। तो ये कहलाती है आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर आप कस्टमर का वेट करते हो, और कस्टमर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, कस्टमर आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं बताता, बल्कि बल्कि आप प्रोसेस की बात करो। तो जॉब ऑर्डर में तो कस्टमर आपको बताएगा कि भाई मुझे इस तरह का जो है वो प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का। अब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो देखो, आप लोगों को, सब बच्चों को पता है कि सबसे पहले सर हमारे पास होता है मटेरियल। उस मटेरियल को सर हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को हम करते हैं परचेज। जब हम सर मटेरियल को परचेज कर लेते हैं तो उस आगे फॉरवर्ड होता है हमारे पास मटेरियल परचेज होकर कहां पर, वर्क इन प्रोसेस में। मतलब कि हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आगे मटेरियल सप्लाई कर देते हैं, वो वर्क इन प्रोसेस में लगा देता है उसको। अब वर्क इन प्रोसेस में सिर्फ हमारा मटेरियल नहीं जाता, बल्कि हमारी क्या जाती है, डायरेक्ट लेबर भी जाती है, डायरेक्ट लेबर भी जाती है। और वर्क इन प्रोसेस में हमारी डायरेक्ट लेबर सिर्फ नहीं जाती, बल्कि हमारा ओवरहेड भी जाता है, फैक्ट्री ओवरहेड भी जाता है। जब ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, कंप्लीटली इंक्लूड हो जाती हैं, तो हमारी प्रोडक्ट वर्क इन प्रोसेस से निकलकर कहाँ आ जाती है, फिनिश गुड में, फिनिश गुड में। और फिर सर हमारी प्रोडक्ट फिनिश गुड से निकलकर क्या हो जाती है, सेल हो जाती है, सेल हो जाती है। सेल यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। समझ में आ रही है बात? यहां तक समझ में आ रही है बेटा सबको? ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, ज्यादातर मेजोरिटी के अंदर यहाँ पर ये होता है कि सबसे पहले तो आपको इसकी जनरल एंट्रीज आनी चाहिए। ये जितना भी काम हो रहा है, ये जितना भी काम हो रहा है, इसकी जनरल एंट्रीज सर हमें पता हो कि जो हमने प्रोसेस में डाला है कि इसकी एंट्रीज कैसे बनेगी। जैसे कि सबसे पहले इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने स्टेटमेंट में तो सर रिकॉर्ड करना इसको सीखा हुआ है, स्टेटमेंट में तो सर हमने इसको रिकॉर्ड करना सीखा हुआ है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा। अब इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती है या अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, वो जरा देखते
अब अकाउंटिंग एंट्रीज में अगर हम देखें सिचुएशन में, सबसे पहले है सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 है, अगर आप परचेज करते हो मटेरियल को। सबसे पहले हमने बात किसकी की थी? मटेरियल की परचेज की। परचेज ऑफ मटेरियल। अगर आप मटेरियल परचेज करते हो तो फिर आप क्या करते हो? आप मटेरियल को डेबिट कर देते हो। मटेरियल को डेबिट करते हो और कैश या बैंक या फिर पेएबल को आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। कैश, बैंक या पेएबल को आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। ये हमारे पास सिचुएशन 1 है कि सर अगर हम मटेरियल को परचेज करेंगे, ये हमारे पास सिचुएशन नंबर 1 है। अगर हम मटेरियल को परचेज करेंगे तो ये एंट्री बनेगी। ठीक है। अच्छा सर, जब हमने मटेरियल को परचेज कर लिया तो फिर अगला प्रोसेस आपने बताया था कि अब वो मटेरियल आपका कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस में। वो आपका कहाँ जाएगा? वर्क इन प्रोसेस में। तो अब देखो मटेरियल जो है ना, मेरा बच्चा मेरी बात सुनो जरा, जरा जरा यहाँ पे फोकस करना सारे बच्चे। मटेरियल जो है ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और एक होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। तो बेटा जो डायरेक्ट मटेरियल होता है वो तो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा ही जाएगा, लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा ना वो एफओएच के थ्रू जाएगा, क्योंकि हम सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है एफओएच क्या होता है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। तो सर जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो एफओएच के थ्रू जाएगा। जो इनडायरेक्ट मटेरियल होगा वो एफओएच के थ्रू जाएगा। और जो डायरेक्ट मटेरियल होगा, जो डायरेक्ट मटेरियल होगा वो डायरेक्टली जाएगा। ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम या यूज्ड। देखो बेटा, अगर तो डायरेक्ट मटेरियल है वो बच्चा कहाँ जा रहा है? वर्क इन प्रोसेस में। तो सर होगा ये कि हमारा वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा। अगर हम डायरेक्ट मटेरियल लगाएंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कहाँ चला जाएगा? सर वो वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा। तो वर्क इन प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट। और मटेरियल क्या हो जाएगा? क्रेडिट, क्योंकि अब वो मटेरियल नहीं रहा, अब वो कहाँ चला गया है आपका? वर्क इन प्रोसेस में। तो एंट्री बनेगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट और मटेरियल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? ब्रैकेट में लिख रहा हूं डायरेक्ट मटेरियल की। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? डायरेक्ट मटेरियल की। ये बात कर रहा हूं मैं किसकी? डायरेक्ट मटेरियल। और मेरे बच्चों अगर इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ तो फिर बेटा उसको आप वर्क इन प्रोसेस में नहीं लेके जाओगे, उसको आप लेके जाओगे फैक्ट्री ओवर हेड में। उसको कहाँ लेके जाओगे आप? फैक्ट्री ओवर हेड में। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल डेबिट हो जाएगा और मटेरियल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो दोनों बातों का ध्यान रखना है। पेपर में अगर आपके पास डायरेक्ट मटेरियल हुआ तो आप एंट्री छट से बना दोगे वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट। और अगर पेपर में आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ, और अगर आपके पास इनडायरेक्ट मटेरियल हुआ तो फिर बच्चों आप लोगों ने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट नहीं करना।
फिर आपने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट नहीं करना, बल्कि आपने 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 फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट करना है और मटेरियल को क्या कर देना है, क्रेडिट। तो ये डायरेक्ट मटेरियल के लिए है और ये इनडायरेक्ट मटेरियल के लिए। तो दोनों सिचुएशंस आपने एनालाइज करनी है क्वेश्चन के अंदर कि वो है क्या चीज हमारे पास। अगर तो बेटा डायरेक्ट होगा तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट, अगर तो इनडायरेक्ट होगा तो फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट मटेरियल क्रेडिट। दोनों सिचुएशंस में मटेरियल क्रेडिट होगा, दोनों सिचुएशंस में मटेरियल क्रेडिट होगा। लेकिन अगर तो डायरेक्ट है वर्क इन प्रोसेस और अगर इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री की तरफ। जैसे हम मटेरियल लगाते हैं वैसे ही हम क्या लगाते हैं, लेबर भी लगाते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर इनकर्ड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर इनकर्ड। कि अगर आप डायरेक्ट लेबर लगा रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप इनडायरेक्ट लेबर लगा रहे हो तो क्या होगा। अगर आप डायरेक्ट लेबर लगा रहे हो तो क्या होगा, और अगर आप इनडायरेक्ट लेबर लगा रहे हो तो क्या होगा। अगर तो डायरेक्ट लेबर लगेगा अगेन मटेरियल की तरह, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अगर तो डायरेक्ट है, अगर तो डायरेक्ट है, और अगर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो बेटा आपने वर्क इन प्रोसेस की जगह वही बात फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को क्या करना है, डेबिट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को क्या करना है, डेबिट करना है। ये किसके लिए है, इनडायरेक्ट के लिए है। ये किसके लिए है, इनडायरेक्ट के लिए। ठीक है। दोनों सिचुएशंस में याद रखिएगा, अगर तो डायरेक्ट है वर्क इन प्रोसेस डेबिट होगा, और अगर इनडायरेक्ट है तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल क्या होगा, डेबिट होगा। क्योंकि इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाते हैं। इनडायरेक्ट जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम कहाँ लेके जाते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड में लेके जाते हैं। सर क्रेडिट क्या होगा, तो बेटा क्रेडिट में वेजेस, वेजेस पेएबल या वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि अगर डायरेक्ट लेबर होगी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट लेबर होगी तो फैक्ट्री ओवरहेड क्या होगा, डेबिट होगा, और वेजेस कंट्रोल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट होगा। दोनों सिचुएशंस में दोनों सिचुएशंस में दोनों सिचुएशंस में वेजेस कंट्रोल अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन डायरेक्ट में वर्क इन प्रोसेस और इनडायरेक्ट के अंदर फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट में वर्क इन प्रोसेस और इनडायरेक्ट में फैक्ट्री ओवरहेड। अच्छा देखो, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि मटेरियल लगाते हो आप वर्क इन प्रोसेस में, लेबर लगाते हो। सर ये दोनों जब हम लगा रहे होते हैं इसकी इंट्रीज आपने हमें बता दी। क्योंकि मटेरियल लग रहा है, मटेरियल कम हो रहा है, वर्क इन प्रोसेस बढ़ रहा है। लेबर लग रही है, अगेन वर्क इन प्रोसेस बढ़ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो सर जब हम एफओएच को वर्क इन प्रोसेस में लेके जाएंगे, जब हम एफओएच को वर्क इन प्रोसेस में लेके जाएंगे तब क्या एंट्री बनेगी। जब हम एफओएच को वर्क इन प्रोसेस में लेकर जाएंगे तब क्या एंट्री बनेगी। यहां पर आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है ना वो थोड़ा सा रोकती है। यहां पर आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है ना वो थोड़ा सा रोकती है। तो कहती है 1 मिनट के लिए रुक जाओ, 1 मिनट के लिए रुक जाओ, जरा मेरी बात सुन लो। मेरी बात ये है कि देखो, आपके जो एफओएच है ना, जो आपके एफओएच हैं, एफओएच है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आपका एक एक्सपेंस नहीं है, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस है। आपका डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट है, आपका रेंट इनडायरेक्ट है, आपकी यूटिलिटीज इनडायरेक्ट है, आपका इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट है, आपकी इनडायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट है। मतलब कि आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो बहुत सारे हैं। तो क्या जब जब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे तो आप वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करोगे, तो फिर कितनी सारी एंट्रीज आपको बनाना पड़ेंगी कि आप जब भी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करो, जब भी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करो, जब भी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करो। ऐसे तो बहुत सारी एंट्रीज बनाना 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 पड़ जाएंगी आपको। तो यहां पर आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग ये कहती है कि आप एक काम कर लो, आप एक काम कर लो, एफओएच को ना एस्टिमेट कर लो। एफओएच को एस्टिमेट, देखो बेटा, देखो मैंने आपको कहा मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी। देखो मटेरियल एक ही दफा लगता है, लेबर एक ही दफा लगती है, लेकिन एफओएच के पीछे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है ना। एफओएच तो एक थोड़ी है, एफओएच के पीछे तो बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। एफओएच के पीछे तो रेंट भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट लेबर भी है, हमारा डेप्रिसिएशन भी है, हमारी यूटिलिटीज भी है, हमारी और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एफओएच तो बार बार जब तक प्रोडक्शन होती रहेगी तब तक एफओएच हमारे सामने आता रहेगा। तो यहां पर आपको जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग कहती है कि इस एफओएच को क्या करो, एस्टिमेट करो। इस एफओएच को क्या करो, एस्टिमेट करो। इस एफओएच को क्या करो, एस्टिमेट करो। और उस एस्टिमेट को आप कहां ले जाओ, वर्क इन प्रोसेस में। आप पहले क्या कर लो, एफओएच को एस्टिमेट कर लो, क्योंकि आपके जो एफओएच एक्चुअल एक्सपेंसेस है ना वो बहुत सारे हैं। तो तंग हो जाओगे, बार बार जब आप उनको वर्क इन प्रोसेस में लेके जाओगे तो आप तंग हो जाओगे। आप सही तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे, आपको पता नहीं लगेगा कब कब आपका वर्क इन प्रोसेस जो है वो डेबिट हो रहा है, कब कब क्रेडिट हो रहा है, बेतहाशा आपके वर्क इन प्रोसेस के अंदर एक्सपेंसेस चले जाए। तो एक ही दफा आप एफओएच को एस्टिमेट कर लो। मटेरियल तो एक्चुअल लेके जाओगे, लेबर तो एक्चुअल लेके जाओगे, लेकिन एफओएच को क्या कर लो, एस्टिमेट। एफओएच को क्या कर लो, एस्टिमेट कर लो। इस एफओएच जो आपने एस्टिमेट किया है इसको आप कहां लेके जाओ, वर्क इन प्रोसेस। अपनी तरफ से एक अमाउंट एज्यूम कर लो। अब अपनी तरफ से मतलब ये है कि कंपनी को पता होता है कि उसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, एस्टिमेटेड खर्चे पता होते हैं। कंपनी को एस्टिमेटेड खर्चे पता होते हैं, अंदाजा होता है, थोड़ा सा माइनर सा ऊपर नीचे होता है, ज्यादा नहीं पता हो, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती। मुझे पता है कि यार जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब मैं यार कोई चीज अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं ना, तो कॉस्ट जो है ना वो मेरी फिंगर टिप्स पे होती है कि इतना मेरा मटेरियल लगेगा, इतना मेरा लेबर लगेगा, इतना मेरा एफओएच लगेगा। जो एफओएच होता है वो एस्टिमेटेड होता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है कभी कम भी हो जाता है। तो जो एस्टिमेटेड है वो आपका कहा जाता है एफओएच, वर्क इन प्रोसेस में। एस्टिमेटेड को आप कहते हो ओवरहेड अप्लाइड, ओवरहेड अप्लाइड। तो इसकी जो एंट्री बनती है ना, ओवर हेड अप्लाइड टू प्रोडक्शन, इसकी जो बच्चों आप एंट्री बनाओगे वो बनाओगे दोबारा वर्क इन प्रोसेस डेबिट और एफओएच या ओवरहेड अप्लाइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अप्लाइड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो कभी भी याद रखना आपका एक्चुअल एफओएच वर्क इन प्रोसेस में नहीं जाता, हमेशा आपका अप्लाइड वाला एफओएच जाता है, हमेशा आपका अप्लाइड वाला एफओएच जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई सवाल हो बेटा?
जहां तक बेटा सिद्रा साइमा, कोई सवाल? ओवरहेड अप्लाइड कैसे एस्टिमेट करते हैं बेटा, वो आपको क्वेश्चन में बताएंगे। वो आपको क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में मेंशन कि आपको कैसे एस्टिमेट करना है। कभी कभार आपका एफओएच अप्लाइड जो है वो डायरेक्ट लेबर पे एस्टिमेट हो रहा होता है, कभी कभार वो मशीन आवर्स पे एस्टिमेट हो रहा होता है, तो वो हमें क्वेश्चन में बताते हैं। ठीक है, तो वो जिस तरीके से बताएंगे हम उस तरीके से एस्टिमेट करें। अब देखो, आप जितने भी एफओएच हैं उनकी जगह पर एक ही दफा अप्लाइड वाला एफओएच वर्क इन प्रोसेस में ले गए। अब इसके अलावा जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, एनी अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहे हो, आपने क्या करना है, अब आप उनको, उनकी जगह पर आप अप्लाइड वाला लेके जा चुके हो, उनकी जगह पर आप अप्लाइड वाला लेके जा चुके हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एफओएच कंट्रोल को डेबिट करना है, फैक्ट्री ओवर हेड कंट्रोल डेबिट, और उस एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट दो। उस एक्सपेंस को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। मतलब अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे हमारे एफओएच कंट्रोल के अंदर जाएंगे। अब हमें बार बार वर्क इन प्रोसेस में लेके जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि रेंट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कर रहा है, हम फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट करेंगे, रेंट एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि हमारा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब मतलब कि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में। अप्लाइड वाला एक ही दफा निकाला और कहाँ लेगा, वर्क इन प्रोसेस। बाकी जितने भी होंगे वो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में जाएंगे। ठीक है, क्यों जाएंगे, किस वजह से जाएंगे सर, कंट्रोल वाले अगर ज्यादा हो गए, अप्लाइड वाला हमने कल कम अप्लाइड कर दिया, अगर लेट सपोज हमारा एंड में देखा, ईयर एंड पे देखा, हमारा एफओएच कंट्रोल जो है वो 100 रुपए से आ रहा है, और जो हम वर्क इन प्रोसेस में लेकर जा चुके हैं एफओएच वो सिर्फ 80 रुपए से लेकर जा चुके हैं। तो यहाँ पर जो हमने कैलकुलेशन की है वो थोड़ी कम नहीं कर दी, 20 रुपए से हम एफओएच लेके जाना भूल गए। तो ये सारी चीजें आगे जाकर हम एडजस्ट करेंगे, ये सारी चीजें आगे जाकर हम एडजस्ट करेंगे। फिलहाल के लिए जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे एफओएच फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में जाकर के क्या होंगे, क्लोज होंगे। और जो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जो वर्क इन प्रोसेस में जाएगा, दैट वाज एस्टिमेटेड, दैट वाज अप्लाइड। अब देखो, अब आप जो है यहाँ पर मटेरियल भी लेकर चले गए, लेबर भी लेकर चले गए, अब बात एफओएच भी लेकर चले गए। अब बारी आ रही है, अब हमने अपना वर्क इन प्रोसेस क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। हमने अपना वर्क इन प्रोसेस क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो अब हम प्रोडक्ट को उठाकर कहाँ लेके जाएंगे, फिनिश गुड के अंदर। अब हम प्रोडक्ट को कहाँ लेके जाएंगे, फिनिश गुड के अंदर। तो इसकी एंट्री क्या बनती है, इसको हम कहते हैं फिनिश गुड प्रोड्यूस्ड, या इसको हम कहते हैं, या इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। जो गुड्स बनाए उनकी कॉस्ट। फिर बेटा आप इसकी एंट्री बनाते हो, इसकी एंट्री बनाते हो, इसकी एंट्री बनाते हो। क्या एंट्री बनाते हो, अब देखो प्रोडक्ट आपका वर्क इन प्रोसेस से निकल कर कहाँ जा रहा है, फिनिश गुड में। तो आप फिनिश गुड को डेबिट करते हो, और वर्क इन प्रोसेस को क्या कर देते हो, क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस को क्या कर देते हो, क्रेडिट। मतलब अब आपने अपने प्रोडक्ट को फिनिश गुड से निकाल कर कहाँ ले गए हो, वर्क इन प्रोसेस में। अब आप अपने प्रोडक्ट को फिनिश गुड से निकाल करके कहाँ ले गए हो, वर्क इन प्रोसेस में। यहां तक बात क्लियर हो गई।
यहाँ तक कोई सवाल? आगे चलो मैं। जी, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसकी एंट्री बनेगी। और उसके बाद जो है जब आप अपनी प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लोगे तो फिर उसको वर्क इन प्रोसेस से शिफ्ट करोगे कहाँ पे, फिनिश गुड में। तो फिर आप एंट्री बनाओगे फिनिश गुड डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। क्लियर है? आगे चलो बेटा। अच्छा जी, अब जब आप फिनिश गुड में लेकर चले गए तो फिर क्या करो? फिर आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को सेल करोगे। जब आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तो फिर आपको दो एंट्रीज बनानी होगी। एक बनानी होगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, जो बेच रहे हो उसकी कॉस्ट, उसकी एंट्री बनाओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। जो बेचोगे उसकी कॉस्ट जो है उससे एंट्री बनाओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। क्योंकि बेटा इनकम स्टेटमेंट के अंदर फिनिश गुड तो जाएगा नहीं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब जो बेचा उसकी कॉस्ट, वो ऐसे एंट्री बनेगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड क्रेडिट। अच्छा एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो। ये जो आप एफओएच लेकर गए हो वर्क इन प्रोसेस में, वो आप लेकर गए थे एस्टिमेटेड। लेट सपोज अगर ऐसा होता है, लेट सपोज अगर ऐसा होता है कि जो हमारा एफएच एस्टिमेटेड था वो सपोज कर लो 80 रुपीज से था, और जो हमारा एक्चुअल में एफएच हुआ, जो हमारा एक्चुअल में एफएच हुआ वो सपोज कर लो 100 रुपीज से हुआ। ये हमारा क्या है, सपोज कर लो कि क्या है, एस्टिमेटेड। और ये आपका क्या है, एक्चुअल। तो सर यहां पर तो हमने एक गलती कर ली। हम एस्टिमेटेड लेके गए वर्क इन प्रोसेस में, तो वर्क इन प्रोसेस में एक्चुअल जो हमारा एफर्ट था जब हमने टोटल किया एंड में आके वो 100 रुपीज का बन रहा था, और जो हम एस्टिमेटेड अमाउंट लेके गए वो 80 रुपीज की है। तो यहाँ पर वेरिएशन आ रहा है। हमने अपनी कॉस्ट को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं किया। हमें अपनी कॉस्ट को वर्क इन प्रोसेस के अंदर जो लेकर जाना था वो 100 रुपए से लेके जाना था, लेकिन हम एस्टिमेटेड 80 रुपए से ले गए। हम 20 रुपए से लेकर जाना रह गया हमारा। 20 रुपए से हमारा एफओएच नहीं जा सका वर्क इन प्रोसेस में। 20 रुपए से हमारा वर्क इन प्रोसेस नहीं जा सका वर्क इन प्रोसेस में। तो बेटा वो जो आपका जो डिफरेंस है, वो जो आपका डिफरेंस है एस्टिमेटेड और एक्चुअल वाला, उसको फिर एंड में आके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करोगे। उसको आप एंड में आके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडजस्ट करोगे। अगर आपने अंडर अप्लाइड किया है एफओएच, जैसे कि आप वर्क इन प्रोसेस में कम लेकर गए हो, तो आप क्या करोगे, जितना आपने अमाउंट अंडर अप्लाई किया है, जैसे यहां पर हमने कितना अमाउंट अंडर अप्लाई किया है, 20 रुपीज से हमने अमाउंट जो है वो अंडर अप्लाई किया है। तो 20 रुपीज से आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को बढ़ा दोगे। आप एंट्री बनाओगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और फैक्ट्री ओवर ओवरहेड कंट्रोल क्रेडिट। अगर आपने अमाउंट कम अप्लाई किया, लेट सपोज अगर आपने अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, अगर आपने अमाउंट ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया है यानी कि ओवर अप्लाई कर दिया है,
तो फिर आप एंट्री बनाओगे, फिर आप अपनी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कम करोगे, ज्यादा अप्लाई कर दिया है तो फिर आप एंट्री बनाओगे एफ ओ एच, फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्रेडिट। यहां तक बात क्लियर हो गई? जी बेटा, दोनों एंट्रीज बनेंगी। और फिर एंड में आके ना, जब आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रिकॉर्ड कर रहे होगे, एंड में आके उनको एडजस्ट करोगे, एंड में आके उनको एडजस्ट करोगे। हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें और ज्यादा अच्छे से समझ पाए। ये एंट्रीज बहरहाल आपको याद होनी चाहिए। आखिरी एंट्री रह गई सेल की। देखो, सेल की हमने कॉस्ट की एंट्री बनाई है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की, लेकिन सेल की हमने एंट्री नहीं बनाई, सेल टू कस्टमर। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, या अगर कैश पे सेल कर रहे हो तो कैश डेबिट, और सेल्स हमारी क्या हो जाएगी, क्रेडिट। जी मैं बेटा दिखा देता हूँ, चाहो तो इसकी इंक्रीज की पिक्चर ले लो। एक स्लाइड में आ नहीं सकेगा, उसका आएगा। ये तो हमने क्या पढ़नी है, इसकी इंक्रीज पढ़नी है। अब आपको एक काम करना है कि इसकी इंक्रीज अच्छे से कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, तो फिर हम चलेंगे इसके क्वेश्चंस की तरफ। कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके हम। इसके लेजर्स भी वो आपसे पूछ लेता है, लेजर्स करेंगे। ऑलमोस्ट तकरीबन सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस मेरे पास सारे अवेलेबल हैं, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के। वो सारे के सारे क्वेश्चंस में इंशाल्लाह ताला करूंगा। और एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये, वो लाजमी पूछता है इसमें से। ठीक है बेटा, अब के लिए इतना काफी है। ये हमने इंक्रीज पढ़ी है आज। अब नेक्स्ट क्लास में इसके हम पास पेपर्स के इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।